नमस्कार, मैं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यमेव जयते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बांग्लादेश पे अभी हम लोग वहां से निकले ही नहीं थे, तब तक बंगाल शुरू हो गया था। अब देखना यह है कि क्या कहीं बंगाल बांग्लादेश की तरफ तो नहीं जा रहा है, और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम आरएलडी से कुमार विवेक जी को बुलाए हैं और भारतीय जनता पार्टी से सफात हुसैन को बुलाए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यमेव जयते में। जानना और समझना यह है कि क्या भारत से अलग है कोलकाता या बंगाल? क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है? क्या वहां ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? अब क्या वहां जनता का जो खून बह रहा है उस पे मुख्यमंत्री मौन क्यों है? अब आप सोचेंगे कि आरएलडी के किसी कार्यकर्ता या किसी प्रदेश लेवल के व्यक्ति को बुलाने का क्या पर्पज है। तो ये टोटल मामला जाता है वक्फ पे। विवाद वक्फ का है, जो जंग छिड़ा है वो वक्फ को लेकर है। और विवेक को इसलिए मैंने बुलाया कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मौन हैं। क्या वो लोग भाजपा के साथ हैं? अगर साथ हैं तो उनके लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? और वक्फ से नुकसान क्या है मुसलमानों का? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में बड़ा चेहरा माने जाते हैं सफात हुसैन, मुसलमान विंग से। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय टीम में भी रहे हैं। तो मैंने इनको भी बुलाया कि बताओ भैया, कि आप बताओ, चूंकि आप खुद भी मुसलमान हो, और मुसलमानों को समझाओ कि वक्फ में इस वक्फ बिल आने से मुसलमानों का क्या नुकसान है। तो इसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो सफात भाई से ही करेंगे। सफात भाई, इस समय वक्फ का मामला चल रहा है। आपकी सरकार ने एक बिल लाया, बिल भी पास हो गया और उस पर एक घमासान छिड़ा हुआ है कोलकाता में। तो इससे नुकसान क्या है, और क्या कोलकाता में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है तो सरकार आपकी है, आपके प्रधानमंत्री हैं और देश संविधान से चलता है, क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? हां, मैं कह रहा हूं, और फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? सफात भाई। अनूप भाई, आपके चैनल से सभी को मेरा नमस्कार। ये जो आपने बात की वक्फ बिल की, जब वक्फ बिल आया बना इस देश में तो वक्तन फ़ौक्तन उसमें संशोधन होते गए, लेकिन वो संशोधन जो उस दौर के लोग थे, मुस्लिम समाज के ठेकेदार, उन्होंने अपने हिसाब से उसमें संशोधन कराया, जिससे वक्फ का जो लाभ मुस्लिम आवाम को और भारत की जनता को और गरीब लोगों को मिलना चाहिए था, पसमानदा लोगों को मिलना चाहिए था, पसमानदा समाज के लोगों को मिलना चाहिए था, वो उन लोगों को नहीं मिला। सबसे पहले क्या है कि मुसलमानों को, जो भारत की जनता है, और जो आप सुन रहे हैं कि लोग दलों से छोड़ छोड़ के लोग मुस्लिम समाज के लोग जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम को सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। भारत के अंदर चूँकि जो इस्लाम है वो अरब से चला, और अरब के जो मोहम्मद साहब का इस्लाम था, और भारत में आते आते जब यहाँ पर आया 700-800 साल पहले, और उसके बाद यहाँ पर कई दुकानें खुल गई हैं। इस्लाम के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई उलमा या आलिम या कोई तंजीम दुकान खोलकर बैठती है तो उसको उसका प्रॉफिट चाहिए। तो उस प्रॉफिट के तहत जो यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद है, ये उस प्रॉफिट को देखकर ही दंगे फसाद हो रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दंगे पर ना तो पाकिस्तान, चूंकि भारत का ही हिस्सा है ये, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, और भारत का ही हिस्सा है, ना तो कोई किसी भी मुल्क से बड़े उलमा, बड़ी तंजीमें, उस पर कड़ी निंदा किसी ने नहीं किया। आज जब वक्फ बिल आया, पहली बात तो वक्फ बिल आया, आने के बाद जो धर्म के फर्जी ठेकेदार थे, ज़कात माफिया जिनको मैं कहूंगा, और ये रजिस्टर्ड भू माफिया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। अब जब कोर्ट में चले गए हैं तो सड़क पर उपद्रव का कोई मतलब नहीं बनता।
अगर ये सड़क पर उपद्रव कर रहे हैं और ये बवाल कर रहे हैं तो ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसी पे आते हैं, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और जाऊंगा विवेक भाई के पास। विवेक भाई, आप चूंकि गठबंधन में हो और एक गठबंधन के रिश्ते का निर्वाह कर रहे हो, पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये जो दबी जुबान से आप विरोध भी कर रहे हो वक्फ का, और क्या सरकार के साथ हो या सरकार के इस बिल के साथ हो या नहीं हो, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पे अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं आया है। विवेक भाई, देखिए, पहले तो मैं आपके मंच पे उपस्थित जितने भी आपके दर्शक हैं, जो सम्मानित पैनलिस्ट आप सभी की टीम जितने भी हैं, सभी को प्रणाम करूंगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि साइलेंट समटाइम इट्स अ काइंड ऑफ कंसेंट। तो अगर हमारी पार्टी ने वक्फ पे कोई बात नहीं कही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके विरोध में। अगर हम इसके विरोध में होते हैं तो जिस तरह से हम कई बार सत्ता के साथ रहने पर भी विरोध दर्ज कराते आए हैं, हम बिल्कुल विरोध दर्ज कराते हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। आप विरोध कहाँ कर रहे हो? आपके यहाँ तो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वक्फ के मामले। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, आज इस तरह के जो बिल लाए जाते हैं जो किसी पूरी तरह से वर्ग को प्रभावित करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के विकास, राष्ट्र के हित और कहीं ना कहीं भारत को जो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वगुरु बनाने की परिकल्पना से प्रेरित हैं, उस उद्देश्य से कारित होते हैं। अगर इस बिल को समझे बिना कोई भी किसी भी तरह का मनोभाव, मनोवृत्ति या किसी भी तरह का अपना भाव प्रदर्शित करना चाहता है तो ये उसका व्यक्तिगत आचरण हो सकता है। लेकिन बतौर एक जिम्मेदार पार्टी, एनडीए का घटक दल, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो पहले इस बिल को पढ़ ले, समझ ले, इसके संशोधन जो हैं उसमें पारदर्शिता लाई गई है, वक्फ की संपत्तियों को सहेजने का प्रावधान मेरा सवाल लाया सिर्फ है। आपसे ये था कि पहले जो आपके कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं वक्फ को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट कहा, एक मंच पे आके कहा, मीडिया के सामने आके कहा कि हम ये जो बिल आया है इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। जायज बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एनडीए में कई घटक दल ऐसे हैं जिसमें कि केवल वक्फ बिल आने के बाद एक विशेष वर्ग के लोगों ने पार्टी छोड़ी, अलग अलग पार्टियां छोड़ी, एक दौर चला इस्तीफों का। बिहार में आपने देखा बहुत बड़ा डैमेज हुआ। ठीक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई ये समझाने के लिए तैयार है कि इस बिल के नुकसान क्या है? क्या जिन्होंने भी आप समझाओ ना, अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ। मैं तो बिल्कुल समझा रहा हूं। मैं तो हमारे यहाँ तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं सदस्यता आप अपनी पार्टी में लाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ के गए हैं, उनको पहले एक बार इस बिल को समझना चाहिए। ये आपके अपने वर्ग के लिए, आपके अपने समुदाय के लिए ये बिल जी आपका काम है, आप समझाओ। नहीं, हम समझा रहे हैं, हम बिल्कुल समझा रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ ही दिन में जैसे ही वो इस चीज को समझेंगे, अभी तो वो एक भावनाओं के मत से महीन जा रहे हैं, मत से मथे जा रहे हैं, भावनाओं में ग्रसित है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिना सोचे समझे, ये आज नहीं पहले से भी देखिए इतिहास रहा है, एक वर्ग ऐसा है केवल जिसमें कि एक बात छोड़ दी जाती है, एक कहीं ना कहीं मिसकंसेप्ट छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे लोग भ्रमित होकर के चलने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चींटी की एक तार लेन देखते हैं आप, चींटी, सबसे बड़ी चींटी आगे चढ़ती है, उसके पीछे सब चलते हैं। उन भ्रमित लोगों को समझाओ ना भैया, उन भ्रमित लोगों को आप समझाइए, ये आपका काम है। बिल्कुल, ये आपके पार्टी के काम, वो हम बिल्कुल समझा रहे हैं। उन भ्रमित लोगों को समझाने के लिए मैं आज आपके मंच पे बैठा हूं कि वक्फ की संपत्तियों में जो याचिकाएं पड़ी हैं, जो याचिकाएं लंबित है, उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग पक्षकार हैं वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। दूसरी बात, वक्फ की संपत्तियों में गैर मुस्लिम और जो महिलाओं को शामिल किए जाने की बात है, उस पर जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो मुझे एक बात का जवाब दे दे। जब ममता बनर्जी जी ने तारकेश्वर मंदिर, हुगली में जो तारकेश्वर मंदिर है, उसमें जब अपने मंत्री फरहाद हकीम को वहां का अध्यक्ष बनाया था, क्या तब लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई थी? ये बात आपको समझना पड़ेगा कि दोहरा रवैया अपना करके आप किसी भी तरह के न्याय की और निष्पक्षता की बात नहीं कर सकते। उसी पे एक विवेक भाई, ये देश संविधान से चलेगा, इसको आप दोनों मानते हो? बिल्कुल ठीक है। इस देश में राम और रहीम है, ये भी आप मानते हो? बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कहूंगा कि जब कहीं आग लगती है, जब कहीं खून बहता है, तो दिल्ली मुस्कुराती है। तो अब मैं सफाद भाई के पास जाऊंगा कि सफाद भाई, केंद्र में आप हो और लगभग सारे प्रदेशों में आप हो, तो क्या भैया कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि बंगाल पे जो हिंसा हो रही है, आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं,
मैंने अभी डिबेट से पहले जब मैंने देखा तो भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी जो बूथ स्तर पे कार्यकर्ता उनको मारा जा रहा है। अब आते हैं, ये कार्यकर्ता की बात हुई, वहां आम नागरिक भी। अभी जैसे कुछ देर पहले जब हम लोग स्टूडियो में आ रहे थे तो विवेक जी ने दिखाया, एक तत्कालीन वीडियो आप दिखा रहे थे जिसमें रक्त रंजित हो रहा है बंगाल। तो क्या भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं रक्त रंजित हो रहा है और दिल्ली हाईकमान के लोग बैठ के काफी पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं? सफात भाई, देखिए, ये एक बहुत गंभीर आरोप हमारे केंद्रीय नेतृत्व पे आप लगा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इसको इस देश के लोगों को समझना चाहिए और बहुत जल्दी आपके सामने इसका एक्शन आ जाएगा। वो भरोसा नहीं टूटेगा और जो भी बर्बरता बंगाल में हो रही है उसका खामियाजा वहां के लोगों को, जो लोग कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो अभी आप कह रहे थे कि जो पार्टी से मुस्लिम छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी वालों को चिंता करनी चाहिए। ये विषय चूंकि एक धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म की व्याख्या जो यहां पर है वो दुकान के माध्यम से की गई है, इसलिए मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो मुस्लिम अवाम है उसको दीन के बारे में नहीं मालूम है। जो उलमा कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी दरगाह चली जाएंगी, मैं आपके चैनल से उन मौलानाओं को खुली चेतावनी देता हूं, क्या गलत जगह पर, नाजायज जगह पर मस्जिद तामीर की जा सकती है? अगर नाजायज जगह पर मस्जिद तामीर की जाएगी तो क्या वहां पर नमाज आपकी होगी? ये फतवा आपको देना पड़ेगा और लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा। अगर वक्फ लाने के बाद डीएम से उस चीज को चिन्हित किया जाएगा कि आपने रामलाल की जगह ले ली या शफात हुसैन की जगह पर वक्फ में जबरदस्ती दर्ज कर लिया, या जो शत्रु संपत्ति है उनको वक्फ में दबाव करके आप बैठे हो, उन जमीनों का खुलासा होगा। और जो वक्फ का सही उद्देश्य वक्फ करने वाले का था कि आवाम को फायदा हो, उसका फायदा होगा। मुस्लिम महिलाओं को उसमें जोड़ने का, क्या तलाकशुदा महिलाओं को वहां से बेनिफिट मिला? 70 साल का है। सफात भाई, मैं ये जानना विरोध वो लोग कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड भू माफिया है और इस देश के जो ज़कात माफिया है वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको चिन्हित हो चुके हैं। वो चिन्हित हो चुके हैं। सिर्फ मुस्लिम कौम को समझना है, इस देश के अंदर 20 करोड़ की आबादी में 40,000 करोड़ ज़कात का पैसा आता है, वो कहां चला जाता है? मुसलमान अभी भी गरीब है। जिस देश में हर साल 40,000 करोड़ ज़कात का आता हो, उस देश के मुसलमान आज भी गरीब हैं। बड़े शर्म की बात है। ये हमारी सरकार आने वाले समय में एक एक रुपए का हिसाब लेगी। आज वक्त पर बिल आया, इस बिल में एक चीज को जोड़ने की और जरूरत है, क्योंकि अरब में जो ज़कात का पैसा होता है वो सरकार वसूलती है। इसी तरह वक्फ बोर्ड में एक काउंटर बनाया जाएगा, एक क्लास बनाया जाएगा जहां पर खोला जाएगा बैतुल माल, जो ज़कात का पैसा उस बैतुल माल में जमा किया जाएगा और वहां से मुस्लिम समाज को उसके फायदे मिलेंगे। विधवा लोगों, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा और मुस्लिम समाज जो गरीब, उत्तान, पसमानदा मुसलमान है वहां से उसका बेनिफिट दिया जाएगा। अगर ज़कात माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस देश में, अभी आप बंगाल की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कराया, जिन्होंने बांग्लादेश का बंटवारा कराया, और ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करने पर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं हम लोग जो बैठे हैं। ये एक सत्यमेव जयते कार्यक्रम है। इसी सत्यमेव जयते पर मैं सत्य बात आपसे बोल रहा हूं कि ये जो तंजीमें हैं ये इस भारत के टुकड़े करने पर लगी है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करें। मैं कहता हूं देवबंद और नदवे का लोग क्यों नहीं बोलते बंगाल के ऊपर? क्यों नहीं बोलते बंगाल के ऊपर? उनका बयान क्यों नहीं आया? आप कहते हो कि हम अमन पसंद है, क्या इसी को अमन पसंद कहते हैं कि आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है? आप फर्जी तरीके से वक्त बिल के लेकर के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते? आप क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे कि बंगाल के अंदर? आप क्यों नहीं मनता का घेराव क्यों नहीं कर रहे कि ये दंगा रोका जाए? किसी उलमा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी वक्फ बिल पर तमाम उलमा बोल रहे थे कि साहब मेरी जमीन चली जाएगी। अरे इतना बड़ा दंगा हो रहा है, आपकी कौम के लोग वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इसका खामियाजा अगर आप कान खोल कर सुन ले वो उलमा, अगर इसको आप लोगों ने नहीं बयान दिया तो इसका खामियाजा पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। आप एक मिनट धैर्य से सुनिए मेरी बात को। ना मीडिया रोकेगी और ना मीडिया के लोग जाके रोकेंगे। रोकने का काम आपके सरकार का है। अब बात आती है, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जो जिस स्टेट में हो रहा है उस वहां की सरकार क्या कर रही है। अगर वहां की सरकार फेल हो रही है तो केंद्र की सरकार, अमित शाह जी ने अगर निर्णय ले लिया, अगर अमित शाह जी ने निर्णय ले लिया तो जो लोग दंगाई है वो सोच लगे कि उनका हशर क्या होगा। यानी आप मान लिए कि अमित शाह, अरे मैं कहता हूं ऐसे लोगों की अगर औकात हो तो उत्तर प्रदेश में दंगा करके दिखाए। ये मान लिया, अगर उनकी औकात हो तो उत्तर प्रदेश में दंगा करके दिखाए, सड़क पर प्रदर्शन करके दिखाए, अगर उनकी हैसियत हो तो। मैं यही कह रहा हूं, ये आपने मान लिया ना कि अभी तक
अमित शाह जी ने निर्णय नहीं लिया। अब एक मिनट मेरी बात को ध्यान से निर्णय लेने का मतलब एक समय होता है, वहां पर दूसरे दल की सरकार चल रही है, जाकर तुरंत हस्तक्षेप नहीं हो जाता, उसमें राष्ट्रपति को लिखना पड़ेगा, परमिशन, कुछ चीजें होती हैं। सफात भाई मेरी बात को सुन लो। लेकिन एक्शन होगा। बंगाल के उपद्रवियों होश में आ जाओ, एक मिनट, अब उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। विवेक भाई, चूंकि आप गठबंधन में हो और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड वो लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान का भी बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो, वो चाहते हैं कि जो पंचर बना रहा है पंचर ही बनाए। विवेक भाई देखिए, ये जो कहते हैं, पहली बात तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकृत हैं, या तो उनकी बुद्धिहीनता जो है वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक हो रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पंचर बनाने वाला केवल क्या एक विशेष समुदाय का होता है। अगर इस ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और आप गठबंधन में हो। मैंने मेरा सवाल फिर मैं वहीं आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो पंचर बना रहा है पंचर ही बनाए, अब मुस्लिम का बच्चा गरीब ही रहे। और अभी सफात भाई ने कहा कि मुस्लिम गरीब कहां है। अब ये सवाल आप पे से है। दोनों बातें समीक्षात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने एक लोकोक्ति, जो प्रचलित लोकोक्ति है, उसके आधार पे ये बात बिल्कुल कही कि पंक्चर बनाने वाले का बच्चा भी आईएएस हो सकता है, जैसे रिक्शा चलाने वाले का बच्चा बनारस में आईएएस हुआ था। ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है जिसको कि सकारात्मक भाव में मुस्लिम समाज को ग्रहित करने की आवश्यकता है। शफात भाई ने कहा बिल्कुल जायज बात है, मुस्लिम कहाँ गरीब है भाई। मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को कोई चीज मान लेंगे तब आप उसके आधार पे कहीं ना कहीं अपने आप को देखना और समझना शुरू कर देते हैं। गरीब इस पूरे देश में कोई नहीं है, मानसिक रूप से हम बहुत सक्षम हैं। नहीं, ये मत कहिए कि गरीब इस देश में नहीं है। बिल्कुल आ रहा हूं, नहीं बिल्कुल मत। अभी मैं उस गरीबी की बात नहीं करता हूं जो आर्थिक आधार पे है। गरीबी कई प्रकार की होती है, सुन लीजिए। आर्थिक आधार की गरीबी पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम मानसिक आधार पे बात कर रहे हैं कि मानसिक रूप से आप परिपक्व हैं, सरकारें योजनाएं ला रही हैं, सरकार आपके मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है, उच्च शिक्षा की तरफ आपको प्रेरित कर रही है। सबसे बड़ी समस्या देखिए, इस बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो बच्चों से पत्थर चलवाते थे, जो देश विरोधी नारे लगवाते थे, जो अराजकता करवाते थे, जो काले झंडे दिखवाना पसंद करते थे, जो सरकारों की आलोचना में हद पार करते हुए बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को शरण देने का काम करते थे। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इस बिल के आने के बाद इस तरह के रोहिंग्याओं को जो बसाने के लिए अवैध बस्तियां बसाई जा रही थी, उन पर लगाम लगेगी, अंकुश लगेगा। और उससे बड़ी बात मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होगी, बिल्कुल आपके इस सवाल से मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर आज बंगाल जल रहा है तो उसकी फेलियर का रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार मोदी सरकार को माना जाएगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। अंतरराष्ट्रीय पटल पे ममता बनर्जी को लोग नहीं सवाल पूछेंगे, सवाल पूछा जाएगा भारत सरकार से। और जब भारत सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल सत्य है कि देर किए बिना, समय लगाए बिना, किसी भी तरह की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहां की सरकार को भंग करते हुए राष्ट्रपति पूरा नेतृत्व केंद्र को दे और तत्काल वहां पे सीआरपीएफ, एसपीजी, जो भी आपको सिक्योरिटी फोर्सेस उतारनी पड़े उतार कर इस तत्काल प्रभाव से इस घटना को रोका जाए। मैं आ रहा हूं विवेक भाई, चूंकि बंगाल जो है इस देश का हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, इस पे इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा। विवेक भाई जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। बंगाल में जो रक्त रंजित मामला हो रहा है, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस पे डिबेट करूं, चूंकि मुझे नहीं करना है इस पे डिबेट, मगर जब अंत हो गया तो एक पत्रकार और भारतीय नागरिक होने की वजह से मुझे लगा कि बैठना चाहिए, मुझे लगा कि ममता से सवाल पूछना चाहिए। और विवेक भाई, सफात भाई, आप जान के आश्चर्य में पड़ोगे कि जो लोग उनके उत्तर प्रदेश में उनकी विंग काम कर रही, जब उन्हें बात करने की कोशिश करी तो उन लोगों ने कहा भैया मैं डिबेट में नहीं आऊंगा, यानी कि वो जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। इसको राजनीतिक रूप से अक्षम कहा जाता है। जिन राजनीतिक दलों के लोग प्रवक्ता या मीडिया में रह करके मीडिया के सामने उनको मीडिया के सवालों को फेस नहीं कर पाते हैं, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अक्षम कहा जाता है। वो केवल और केवल तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति में बने हुए हैं, उनका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। एक बात मैं आपके सवाल पे ही मैं जवाब देना चाहूंगा, चूंकि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। बंगाल में आज जो भी हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं बंगाल की अर्थव्यवस्था गिरेगी। उसका कारण है उद्योगपतियों में असुरक्षा और असहजता का निर्माण हो रहा है। इस भावना का निर्माण होने के बाद जितने भी
उद्योगपति हैं जो गुजरात से आए हैं, जो साउथ दक्षिण भारत से आए हैं, जो महाराष्ट्र के, वो यकीनन अपना उद्योग वहां से हटाने का काम करेंगे। आप एक बात को समझिए, आज मुस्लिम समुदाय को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो शरिया कर रहे हैं, भारत जब आपके पूर्वज भारत में रह गए तो आपको भारत के संविधान को शरिया मानना चाहिए। यह संविधान ही आपका प्रथम शरिया है। अगर आज यही कानून, वक्फ बोर्ड का यही संशोधन शरिया के अनुसार किया जाता, क्या एक मुसलमान इसका विरोध करता? मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या मौलवियों को यह हो गई, इसमें महिलाओं का समावेश कर दिया गया, जो केवल और केवल वासना और भोगी मानसिकता से महिलाओं को देखते हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं समानता का अधिकार दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय में समानता के अधिकार से ये मौलवी और मुल्ले जितने भी हैं, इनको बड़ी चिढ़ है। मैंने शुरू से देखा इन घटनाओं। नहीं, अब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं ममता जी के साथ हूं, तो क्या वहां जो खून बह रहा है, अखिलेश जी आप उनके साथ हैं? आपको नहीं लगता कि वहां की सरकार जो चल रही है, मैं कहता हूं कि वहां का जो सत्ता है, बंगाल की जो सत्ता की मठाधीश हैं ममता बनर्जी जी, आप फेल्योर हो। एक पत्रकार की हैसियत से भी कह रहा हूं, एक भारत का नागरिक होने के नाते भी कह रहा हूं, क्योंकि आपको अगर उसका विरोध करना था तो विरोध करने के कई सारे रास्ते हैं। आप गरीबों को मरवा दोगे, आप उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दोगे। हां, इस मामले में मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मगर फिर भी भाजपा से सवाल है कि शासन सत्ता में आप लोग हो, आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वहां गरीब लोग मारे जा रहे हैं, और अब तक कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व का व्यक्ति, हर घटना पे भारतीय जनता पार्टी की एक टीम गठित की जाती है और घटना स्थल पे भेजी जाती है। तो सफात भाई, इस मामले में इतनी देरी क्यों? देखिए, देरी बिल्कुल नहीं हो रही है और बहुत जल्द ही हमारी केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेगी। और जैसे कि हो सकता है, हो क्या सकता है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बहुत जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, जैसे हमारे विवेक भाई कह रहे थे, कि मुस्लिम समाज को, इस देश के मुसलमानों को यह समझना होगा, और जिस तरह वो गलत तरीके से जिन्होंने वक्फ बिल को लिया है कि हमारे लिए ये हमारे खिलाफ है, उसमें आपके खिलाफ नहीं है। इस बिल को पढ़िए। इसीलिए कुरान में सबसे पहले कहा गया है इकरा, यानी पढ़। सबसे पहला लफ्ज जो आया है वो इकरा का आया है, पढ़ने के लिए आया है। अगर आप ही नहीं पढ़ोगे और आपके उलमा आपको पढ़ने नहीं देंगे, यहां तक कि आपके उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में आप देखिए, आजम खान कद्दावर नेता थे, उन्होंने सिर्फ मात्र एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, वो भी रामपुर में। अगर वो चाहते तो कम से कम 50 यूनिवर्सिटियां इस उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों पर बन सकती थी, जहां पर मुस्लिम समाज के बच्चे बनवाएंगे। इसीलिए बिल लाया जा रहा है, इसीलिए वो बिल आ रहा है कि वो सरकार के अधीन आए, डीएम से उसको खाली करा करके उस पर निर्माण कराया जाए। यूनिवर्सिटियों का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, और उसमें जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी उसमें रोजगार मिलेगा। और जो मैंने आपसे कहा है कि जो ज़कात का पैसा है उसमें माले गनीमत में जमा होगा, क्योंकि सऊदिया की सरकार भी अपने अंडर में लेती है और उत्तर भारत की भी सरकार उसको माले गनीमत के तौर पर जमा करेगी वक्फ में, वहां से उस पैसे को दिया जाएगा। क्योंकि जब तक इन उलमाओं की, जो फसादी है, जो ये भूमाफिया उलमा है, ये ज़कात माफिया है, इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक ये इसी तरह विदेशों से पैसा लूटते रहेंगे और इस तरह से दंगे और फसाद कराने में लोगों में उस पैसे का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब ये आखिरी दौर में है और एक काउंटर सवाल है मेरा, विवेक भाई से ही शुरू करूंगा। विवेक भाई, आप भी सरकार में हो, सत्ता में हो और गठबंधन में हो, आपका धर्म क्या बनता है? क्या आप भी एक पार्टी का नेतृत्व करते हो? आपकी एक पार्टी है। क्या बंगाल के लोगों के साथ अगर आप हैं तो आपके मुखिया ने कोई टीम बनाया कि भाई चलो बंगाल देख के आते हैं? बंगाल जल रहा है और बंगाल बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश भी अपना हिस्सा था, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के एक हफ्ता पहले वहां बाटा का शोरूम तोड़ा जा रहा था और बाटा के कर्मचारियों को मारा जा रहा था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक सशक्त प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है, मगर तब जाके आवाज मेरी उठती है और तब जाके एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन मामलों पे चुप्पी क्यों? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। आप मुझे बिल्कुल वहीं ले आए जहां मैं आपको लाना चाह रहा था। आपने कहा कि बंगाल में बाटा का शोरूम लूटा जा रहा था। मैं बंगाल में
बाटा की जो उद्योग लगाने वाले जो भी वहाँ के उद्योगपति हैं उनको मैं निमंत्रण देता हूँ, आप आइए उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाइए। एक जूता छोड़िए, एक फीता चोरी नहीं करने की हिम्मत है किसी की। और सबसे बड़ी बात, बंगाल के जितने उद्योगपति हैं उन सभी को संभलना होगा और समझना होगा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपनी बची हुई राजनीति को बचाने का प्रयास कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये उन्हीं के लिए अभिशाप न बन वो जाए। प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। बिल्कुल, मैं वही ला रहा हूं आपको। जिस तरह विपक्ष से वो भी कहता है नहीं, इस कि देश आयरन से लेडी हैं वो। देखिए, एक अराजकता का आप एक बात समझिए, इस देश में नहीं विश्व में कई ऐसी घटनाएं घटी जहां भी आक्रांताओं की स्थिति बढ़ती है वहां पे इस तरह के असैसिनेशन कर दिए जाते हैं। आज ये रोहिंग्या बहुतायत जब होंगे ना, तो ये ममता बनर्जी को भी हटाने में सोचने की देर नहीं लगाएंगे। और यकीन मानिए, ममता बनर्जी जी अपने लिए इतनी समस्या खड़ी कर चुकी कि उनके मंचों पे अब मुस्लिम रोहिंग्याओं के अलावा शायद ही कोई दिखाई देता हो। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति को देखिए। जो समुदाय, जो नागरिक अपने राष्ट्र का नहीं हुआ, वो आपके बंगाल में आकर के आपके बंगाल का या आपके भारत का हो जाएगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर है, क्योंकि देखिए, भाईचारे का मतलब ये नहीं होता कि हम भाई बन के निकले, आप हमको चारा बना दीजिए। लेकिन एक बात तय होती है कि समय रहते अगर निर्णय ना लिया गया तो वो भी एक अपरिपक्व शासन और एक फेलियर का प्रतीक होता है। आज मैं आपको बार बार, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, आज बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का की जो दृष्टि है, जो कैमरे हैं, वो केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि उनसे जवाब मांगा जाएगा। ममता बनर्जी हाथ खड़े कर देंगी। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कभी आप ग्राउंड फोर्स पे जाइएगा, मैं बंगाल अभी जस्ट होके आया हूं कुछ समय पहले। बंगाल में स्थिति ये हो चुकी है कि जब आप जाएंगे छोटे कस्बे, छोटे इलाकों से निकलेंगे तो वहां पे बहुतायत संख्या में आप खुद असहज महसूस करेंगे कि हम क्या स्थिति देख रहे हैं। और वो आपको बड़ी ईमानदारी से ये भी बता दो, वो भारत के मुसलमान नहीं है, वो रोहिंग्या हैं जो ला करके अवैध तरीके से वोट लेने के लिए बसाए गए हैं। अवैध तरीके से आधार कार्ड, अवैध तरीके से उनका वोटिंग कार्ड बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, मैं फिर मानता हूं सरकार में हम हैं, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि बंगाल सरकार हमसे बखूबी काम कर रही है। बात यह है कि हमने आंखें मूंद रखी है कहीं ना कहीं, और ये आंखें मूंदने का नतीजा है कि आज उनके आधार कार्ड भी बन रहे हैं, उनके वोटिंग आईडी भी बन रहे हैं। अगर हम जनसंख्यात्मक रूप से अगर इसकी नागरिकता का केवल अनुपात निकाल लें तो भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि रोहिंग्याओं वर्सेस जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, जो समर्पित मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं कितनी संख्यात्मक रूप से उन दोनों में विभेद आया है। और एक बात आपको बता दूं मुझे, कि आपको शायद ही किसी ने ये बात रखी होगी, भारत का मुसलमान भी रोहिंग्या को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मात्र एक गांठ, एक बंधन कहीं ना कहीं वो समुदाय का जो आता है, शरिया के नाम पे, चाहे इस्लाम के नाम पे, वो ध्रुवीकरण करने का काम, ये जो अभी हमारे शफात भाई कह रहे थे कि मौलाना और इस तरह के जो उलेमा हैं, ये लोग ये प्रयास करते हैं कि इस तरह की चीजें दिखाई दे, वरना भारत का मुसलमान खुल करके अपने मुंह से विरोध करता है इस तरह की अराजकता। मैं वही कह रहा हूं। अब आप थोड़ा सा बंगाल से हटते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं, और ये सवाल सत्ता में, चूंकि आप हैं, शफात भाई हैं, आपकी सरकार है, और इसको चूंकि डिबेट बड़ा, इसको हल्के उसमें ले जाता हूं कि भाई क्यों आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान कर रहे हैं। आज एक चैनल पे यह डिबेट चल रहा था, एक चैनल पे मतलब वो चल रहा था, कॉन्क्लेव चल रहा था वहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, अमर उजाला का, और उस पार्टी में आपके पार्टी के नेता चले जाते हैं और अखिलेश जी को भड़का देते हैं। भाई अखिलेश जी को भी कहीं बात करने दीजिए, आप लोग क्यों हर जगह डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी स्वतंत्र हैं अपनी बात करने के लिए, वो अपनी बात रखें, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात करने के लिए, अपनी बात रखें। और वो आपको मैं बता दूं, जो ये वक्त बिल आया, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। उनको पे भी टिक रहा है, वो बता तो रहा हूं मैं, वो भी उनको भड़काने का काम करे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी सरकार में 150 दंगे हुए। आपके उनको लोग प्रदेश अध्यक्ष, उनको मुख्यमंत्री, उनको 47 तक सत्ता से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। देखिए, सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की ये सरकार है, और विश्वास बना हुआ है। इसलिए हम जनता से उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार रहेगी, और सरकार हमको दोबारा चुन के आएगी। जब चुनाव आएगा तो आप देख लीजिए, कई बार हमसे भी इस मामले पर आपकी बात हुई कि आपने कहा जिस बार जाने वाले हो, हमने कहा नहीं, जाने वाले नहीं है, हम लोग हैं, जाने वाले नहीं है, जाएंगे तो इस देश से रोहिंग्या। क्योंकि मैं अब आप बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लाना चाहती है। जब एनआरसी आएगी तो ये रोहिंग्या जितने हैं, देखिए, तब जब एनआरसी आएगी तब इन रोहिंग्यों की छटनी होगी। मस्जिदों पे आप केसरिया फैला देते हो। देखिए, आपको हम बता दें, आप, हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। एक इस दुनिया में एक मुल्क है इंडोनेशिया,
विवेक जी, इंडोनेशिया, जहां पर 90% मुस्लिम हैं, और वहां पर जब रामलीला होती है तो मुस्लिम समाज के लोग ही राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, सीता बनते हैं, और जितने भी किरदार हैं जहां भारत में जैसे होते हैं वैसे वहां भी रामलीला होती है, लेकिन वहां मुस्लिम समाज के लोग। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई आप तो मुस्लिम हैं, आप ये राम और लक्ष्मण और सीता से क्या मतलब? बोले मैंने इस्लाम अपनाया है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। तो जो यहाँ पर जो मानसिकता के लोग हैं, जिन्ना मानसिकता के लोग हैं, जिनको मैंने कहा ना अभी आपसे, ज़कात माफिया और भू माफिया जो मौलाना है, रजिस्टर्ड भू माफिया, ये उस चीज को भड़काने का काम करते हैं कि साहब शरीयत चली जाएगी, क्योंकि मुसलमान को, यहाँ भारत के मुसलमान को दीन मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद का दीन नहीं है, हमारे रसूल का दीन नहीं है, यहाँ पर दुकानों का दीन है, और दुकानें उसमें 4-5 हैं। तो जब दुकान खुली जाएगी तो प्रॉफिट चाहिए उनको। चलिए आखिरी में आते हैं, समय हो चला है। 8 साल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ है, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विवेक भाई? देखिए, नंबर तो जनता देगी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात। जिस अभी आपने घटना का जिक्र किया कि अखिलेश जी एक कॉन्क्लेव में बैठे थे, और देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा मानना है कि जब जनता, आम जनता या आम कोई भी कार्यकर्ता आपसे कोई भी सवाल पूछता है, आपको असहज नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज तो सपा ने जारी भी कर दिया कि भाई मोदी जी के साथ फोटो है, योगी जी के साथ फोटो है। मेरी बात पूरी होनी दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से उसको प्रभावित नहीं करेंगे, वो आपके हाँ में हाँ क्यों मिलाएगा? विरोध केवल वैचारिक मतभेदों का होता है, कोई व्यक्तिगत मतभेद तो होते नहीं राजनीति में। और अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी कॉन्क्लेव में बैठे थे, उनसे कोई सवाल पूछ लिया गया, तो मुझे लगता है उसका शिष्टापूर्वक को जवाब दे देते। चूंकि ये बात अच्छी है कि उन्होंने फिर भी शिष्टाचार दिखाया कि अपने कार्यकर्ताओं को संयमित किया। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता या कोई भी जननायक अगर किसी भी आम जनमानस का, आम कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सवालों से अगर इस तरह से असहज होने लगेगा, तो मुझे लगता है कि तब तो वो राजनीतिक परिपक्वता पे उसके संदेह। चलिए ठीक बात है। इन 8 साल पे आप क्या कहेंगे? इन 8 साल पे तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि ये सवाल आपको बिल्कुल, ये जो आपने सवाल पूछा, इस सवाल को आप चलिए नीलगिरी चौराहे पे करते हैं, जनता के बीच में चल के करते हैं। और इन 8 सालों में जो हुआ है, इन 8 सालों में जो हुआ है वो ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की बात अगर आप कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज में सुरक्षा की भावना घर कर रही है। उत्तर प्रदेश, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, मैं रोहिंग्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का नागरिक था, जो परप्रांतीय था, उसकी जो भूमि अधिग्रहण कर ली जाती थी, उस पर अंकुश लगा है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो यकीनन घटनाएं छिटपुट हर राज्यों में होती है, लेकिन उसमें कुछ आवश्यक कदम और उठाने, जिसके सुझाव लगातार हम सरकार को दे रहे हैं, सरकार उस पर काम भी कर रही है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आज अपनी जिस अस्तित्व में है, पर्यटन का आप क्षेत्र देख लीजिए, पर्यटन से सबसे ज्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के विकास पे जो बात करना चाहता है, अगर आज आकर वो स्थिति देखे, मैं कहता हूं कि यही आप देख लीजिए, ANI के पास होंगे पुराने दृश्य होंगे 14 साल 15 साल पहले के उत्तर प्रदेश की सड़कें जो थी, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की हालत देख लीजिए। मलिनता के साथ मैं देखिए चीजें कितनी बदली हुई। समय चूंकि बहुत जल्दी बीत रहा है, कभी और मुद्दे बैठेंगे। सफात भाई, आप तो सरकार में हो, और भाई सरकार में, भाई पूर्व की सरकार तो जिस पद पे आप हो, दर्जा प्राप्त मंत्री हुआ करते थे, आप उस संगठन में भी हो, सरकार में भी हो। 8 साल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 8 साल तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो है, हम ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, और ये सवाल आपको कैमरा ले करके यहीं थोड़ी दूर पे 4-5 किलोमीटर पे दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, जहाँ पे पर्सनल्ला बोर्ड चलता है, और यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर सहारनपुर में देवबंद है, जहाँ से जमीयतुल उलमा अल हिंद चलती है। ठीक है ना, ये कैमरा उनके पास ले करके जाइए, और उसके बाद अपने कैमरे को इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, इन जेलों में लेकर के जाइए, और उसके बाद यही अपना कैमरा कब्रिस्तान में लेकर के जाइए। आपको 8 साल का रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि 8 साल में हुआ क्या है। नहीं तो आप कुछ न करिए। 8 साल की आपने सवाल पूछा, 8 साल का सवाल मैं आपको सिंपल एक लाइन में आपको एक वाक्य में जवाब दे रहा हूँ। आप 8 साल का जो पैरामीटर पूछ रहे हैं कि कितने अंक मिलने चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को,
आप अपने कैमरे से उत्तर प्रदेश सरकार की तस्वीर दिखा दीजिए, बंगाल की दिखा दीजिए, सरकार वहां भी वही है, यहाँ भी वही है। आपको नहीं, वहां तो बंगाल में डिफरेंस दूसरे की दिखाई दे सरकार जाएगा। है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि बंगाल आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है कि बंगाल चाहता है कि उसको उत्तर प्रदेश की सुशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षणिक समय मिल जाए, 2-3 महीने का समय मिल जाए। विवेक भाई पहले 8 साल से पहले कब्रिस्तान में वो आदमी जाते थे जो माफियाओं द्वारा मारे जाते थे। आज आप जाइए, आपको कब्रिस्तान में माफिया मिलेंगे या आपको जेल में मिलेंगे। आप कैमरा लेकर के तो जाइए। आम आदमी आपको खाता पीता और रामलीला और रामनवमी मनाता हुआ मिलेगा, कब्रिस्तान में नहीं मिलेगा वो। मैं आपका समर्थन करता हूं, पर चूंकि अब डिबेट का एक टाइम हो चला है और लगभग अब समापन की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि देखिए, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये हिंदुस्तान है और बड़ा प्यारा देश है। यहाँ राम को भी पूजा जाता है, रहीम को भी पूजा जाता है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और किसी भारतीय के सीने के फाड़ के देखोगे तो यहाँ तिरंगा भी है। तो आपको देखो, यहीं सीने में हनुमान जी, राम और सीता जी को दिखा देते हैं, तो देशभक्त भी हैं जो अपने सीने में तिरंगा भी दिखा देते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूर्य माँ इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। बहन जी, ममता जी से मेरा ये कहना है कि कुछ सीख उन लोगों से लीजिए। मैं नहीं कहता, मैं विपक्ष की राजनीति के साथ हूं अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो, मगर सत्ता के साथ भी हूं अगर वो अच्छा कर रहे हैं चुकी हैं वो, ठीक। पर बहन जी को मैं यही कहूंगा कि आपको बार बार इस उत्तर बांग्लादेश की तरह दौड़ा के आह्वान कर रहा है कि जलते हुए बंगाल को आप बचा लीजिए। बांग्लादेश में जो भारतीय जल रहे हैं उनको तो योगी जी बचा लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति शासन की तरफ आपका प्रदेश जा रहा है और आप लोग विपक्ष के बड़े चेहरे हो। राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और आप भी हैं। आपको कहीं ना कहीं एक समय में देश का युवा, विवेक भाई, सफात भाई, और देश के लोग आपको प्रधानमंत्री के सीन में देखने लगे थे, मगर आज के बाद जो युवा है या व्यवसायिक वर्ग है या जो भारतीय है, उसके मन, उसके दिलो दिमाग पे आपको लेकर एक टीस पैदा हो गई है। तो इस चीज को बदलना पड़ेगा और एक सशक्त मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। नहीं, एक आपत्ति मैं करूंगा, आप सशक्त मत बोलिए उनको, क्योंकि उनकी सशक्तिकरण पे कहीं ना कहीं सवाल आ चुका है। वो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है कानून वहां पे। देखिए, और कानून वहां पर ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को कहा जा रहा है कि तुम चूड़ी उतार दो, हमारे साथ चलो तो तुम्हारे पति को छोड़ देंगे जिंदा। इस तरह के विचलित करने वाले महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाएं डरी हुई हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है वहां पे। और उससे बड़ी बात, एक महिला होकर के ममता बनर्जी जी वहां बैठ करके केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी और भाषणों में लगी हुई हैं। वास्तविकता यह है, इस बात को ममता बनर्जी भी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि वो खुद असहज हो चुकी है, असुरक्षित हो चुकी है। उन्होंने अपने आसपास इतने कहीं ना कहीं जहरीले पौधे लगा दिए हैं कि उसका जहर कब उन्हीं को दंश कर ले, उन्हीं को दंश कर ले, वो खुद ही असुरक्षित हो चुकी है। भाई, मैं यही कहूंगा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक, चूंकि ममता जी भी इस देश की नागरिक हैं, भारतीय हैं, वो सुरक्षित रहें और अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। इन्हीं सब तमाम बातों के साथ फिर अगले मुकाम पे मिलेंगे, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे सत्यमेव जयते के साथ। देखते रहें News 7 हिंदी। नमस्कार।